अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। प्रोग्राम है दिन भर, और दिन भर में आज हम देश दुनिया के मामलात पर नज़र रखेंगे। हम सियासत पे भी बात करेंगे, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले कि जम्मू कश्मीर की सियासत से लेकर दूसरे मामलात में हम जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, असम्बली के इंतखाबात, उस पर भी नज़र रखेंगे। क्योंकि कल जो वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया उसके बाद कुछ के कान खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी महाज पर कुछ और भी देखने को मिल रहा है। यह आया राम गया राम की सियासत है, या वफादारियां या पार्टियां बदलने के मामले में क्या क्या उड़ाया जाता है, बताया जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चिट्ठी आई है। इंजीनियर रशीद के बारे में आप जानते हैं। इंजीनियर रशीद नॉर्थ कश्मीर से एमपी जीत के गए हैं। फिलहाल 5 तारीख को उन्हें 2 घंटे के लिए पार्लियामेंट की सिक्योरिटी जो है उसका हवाले किया जाएगा, और उसके बाद वो हल्फ लेंगे। वहाँ से वापस वो जाएंगे, जेल जाएंगे, और फिर बाकी का अमल, बाकी का क्या कुछ होता है वो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज इंजीनियर रशीद की पार्टी के नाम एक चिट्ठी आई है, और ये चिट्ठी सरकार के दफ्तर से आई है। और इस चिट्ठी में पूछा गया है कि आपने जो खर्चा किया है इंतखाबात के दौरान, उसका ज़रा हिसाब किताब में फेर फर्क क्यों है। ये चिट्ठी क्या आई है, और चिट्ठी में गए साथ साथ में और क्या कुछ हो निकल के आता है, ये हम अपने नाजरीन को बताएंगे। लेकिन इसी सारे मामले में हमारे साथ मौजूद हैं एआईपी के तर्जमान फिरदौस बाबा जी। फिरदौस बाबा से हम पूछना चाहेंगे कि वाकई में चिट्ठी आई है तो फिर 13 लाख और 1.5 लाख का क्या फ़र्क है। सारे मामले पर नज़र रखने की कोशिश करेंगे। फिरदौस बाबा हमें ज्वाइन करेंगे, और ये इंजीनियर रशीद के नाम जो चिट्ठी आई है, इंतखाबात में जो खर्चा करना होता है इंतखाबी महाज लड़ने के लिए, उसके हवाले से चिट्ठी आई है। तो फिरदौस बाबा से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ आया है और क्या कुछ निकल के आता है। फिरदौस बाबा से हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये सारी सूरत-ए-हाल, और इस सारी सूरत-ए-हाल में चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। क्योंकि इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जो अपने एक्सपेंसेस इंतखाबात में दिए हैं वो बहुत कम दिए हैं, और उसमें उन्होंने ज़्यादातर लिखा है या बताया है कि ये इंजीनियर रशीद के तर्जमान फिरदौस बाबा में फ़ोन लाइन पे ही मौजूद हैं, और हम उन्हीं से जानेंगे। बाबा साहब, बहुत बहुत खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा ये चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी है आपको, क्या है चिट्ठी और किस तरह से चिट्ठी में लिखा क्या गया है। बाबा साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हेलो, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। बाबा साहब जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आप बताइए चिट्ठी क्या है और चिट्ठी में तजाद। हेलो, ये चिट्ठी क्या है और चिट्ठी में तजाद क्या है? बिल्कुल आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन ने जो हमें नोटिस दी है अंडर सेक्शन 77, इसमें हमें यह होता है कि जो भी कैंडिडेट होता है उसको एक फॉर्मेट दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसमें अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अकाउंट के द्वारा खर्च करने होते हैं, और जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके वो सारा जो आपकी गाड़ियों पे होता है या पोस्टर्स पे, बैनर्स पे होता है, उसकी एक डिटेलिंग सी भरनी होती है उस बुक में, जो अकाउंटिंग बुक होती है। तो हमारा बाज़ाब्ता उसमें हमने पीरियडिकली उसको हम मेंटेन करते आ रहे हैं बिल्कुल इलेक्शन के दौरान, और उसको ऑथेंटिकेट भी किया है हमने इलेक्शन कमीशन से, जो भी रूल ऑफ इलेक्शन कमीशन है उसको फॉलो करके। तो बाद में जब ये डिफेंस आई कि इन्होंने एक जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं इनके इलेक्शन कमीशन के, वो आपकी रैलीज को देखते हैं, कहीं ना कहीं एक वॉच डॉग की तरह वो काम करते हैं। उन्होंने जो लिखा है उसमें कि उन्होंने तखमीना जो दिया है वो करीब 13 लाख के करीब है। तो ये हमारा फिगर जो मैच नहीं हो रहा था। हमारा इसमें पॉइंट ये था कि जो इसमें 11 लाख का करीब फर्क आ रहा है, तो उसमें यह है कि जो हमारे वॉलंटियर्स ने खुद ही खर्च किया है। हालांकि हम उस चीज को ऑन कर रहे हैं कि वो खर्च हुआ है, मगर हमारे कहने पे नहीं हुआ है। वो वॉलंटियर्सली जो हमारे साथ यूथ जुड़ा था, लोग जुड़े थे वॉलंटियरली, अपनी गाड़ियां लेके, अपने बैनर छपा के, अपने पोस्टर छपा के। हाँ नहीं, बाबा साहब इलेक्शन में जो खर्चात हुए, जो सरकार जो बता रही है, जो अपने अंदाजे सरकार ने जो अपने आदाद शुमार जमा किए हैं, उसमें आपको 15 लाख के करीब 13 लाख कुछ बताया जा रहा है। आप बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए। ये तो फर्क कैसे दूर होगा? इसके लिए कोई पैरामीटर है आपके पास कि दूर करेंगे कि नहीं हम सच बोल रहे हैं? सरकार आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी बाबा साहब,
हेलो। फ़ोन लाइन की ख़राबी की वजह से आप उनकी आवाज़ भी साफ नहीं आ रही थी, राब्ता भी सही तौर पे नहीं हो रहा था। इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जो अपने एक्सपेंसेस बताए हैं वो लगभग 1.5 लाख के करीब शायद है, 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास ही है। सरकार बता रही है कि 13 से 15 लाख रुपए इस इलेक्शन प्रोसेस में इंजीनियर रशीद ने खारिज किए हैं। तो फ़र्क आ रहा है इसमें, और इस फ़र्क में जो डिफरेंसेस है ये कैसे प्रूव हो गया, कैसे इंजीनियर रशीद की पार्टी के लोग ये साबित करेंगे कि नहीं हमारा 1.5 लाख ही रुपया खर्च हुआ है, और सरकार कैसे ये प्रूव करेगी कि भाई आपने 15 लाख खर्च किए हैं, क्यों कोई रसीद है, कोई चिट्ठी है, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि इंजीनियर रशीद के लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि हमें तो सब लोगों ने वॉलंटियर किया है, हमने तो कहीं पैसा दिया नहीं है, मामूली खाने पीने पर खर्चा हुआ है कहीं पर, और ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। तो ये तस्वीर का एक रुख। अब ज़रा तस्वीर के दूसरे रुख पर चलते हैं। हमारा जैसे ही कोशिश होगी कि हम उनको लाइव पे ही पूरा तरह ले आए, अभी राब्ता नहीं हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरी तस्वीर पे चलेंगे, दूसरी तस्वीर में हम देखेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल बनती है, और दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल अहवाल आपको बताएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल आपको बताएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर में 2 रोज़ा वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया था, और इस 2 रोज़ा वर्किंग कमेटी के इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप सारी मौजूद थी। 31 के करीब जो है वर्किंग कमेटी के मेंबरान हैं, लेकिन आज 50 से ज़ायद लोग इस मीटिंग में शामिल थे, और यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही के साथ साथ यहाँ उमर अब्दुल्ला भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में आगे का लाहेमल है वो इख्तियार करे, क्या करना है, असम्बली के हवाले से इंतखाबात जो लड़ने उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, पार्लियामेंट के इंतखाबात में क्या कुछ हुआ, किस तरह से कहीं वोट आया कहीं नहीं आया, उस पर भी बहस हुई। और आज की मीटिंग में 20 के करीब लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। कुल मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त बड़ी परेशानी में से दो चार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कश्मीर की सीट हार चुकी है, यानी उमर अब्दुल्ला अवाम का वोट से हार चुके हैं। डोडा पुंछ राजौरी की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अगर जो बड़ी लेवल पे कहते हैं कि हमारी जीत हुई है, लेकिन आम आदमी उस चीज़ से बिल्कुल मुतफिक नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो तो बाबा जी का अपना वोट है, वो पीर मरीदी का वोट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अपने बलबूते पे वहाँ लड़ती और बाबा जी वहाँ पे यानी मियाँ अल्ताफ़ साहब वहाँ पे कैंडिडेट नहीं होते, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत का सवाल ही नहीं था। और इसके साथ साथ शहर श्रीनगर के बाद शहर श्रीनगर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर कहीं वोट मिला है तो वो शहर श्रीनगर में। और उसके साथ साथ आम तासुर यही है कि अगर यहाँ पे आगा रूहुल्ला कैंडिडेट नहीं होते तो सवाल ही नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत पाती, क्योंकि आगा रूहुल्ला जो थे उन्हें शिया बरादरी का वोट मिला है। तो शिया बरादरी के वोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर की सीट जीती। और कल असम्बली के हलकों में जब ये सारी सिचुएशन होती है, जब आगा रूहुल्ला कैंडिडेट पार्लियामेंट के हैं तो हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सिचुएशन बनती है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज दबदबा बता रही है कि हमारे हर तरफ से है, उस तरह से नहीं है, तो क्या ये रिटेन कर पाएगी? और ख़ास तौर पे शहर श्रीनगर के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं से भी उस तरह से वोट नहीं मिला है जिसको कहा जा सकता है। साउथ कश्मीर की सीट से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नॉर्थ कश्मीर से भी वोट नहीं मिला है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्हीं मामलात पे गौर खौज कर रही है, लेकिन पीडीपी दूसरे हलकों पे नज़र रखे हुए है। पीडीपी में आजकल बड़ा सवाल एक ही चल रहा है कि वापसी हो रही है, किन की वापसी हो रही है? बड़े नाम लिए जा रहे हैं, और उनमें कुछ और जमातों के लीडरान के नाम भी लिए जा रहे हैं। पीडीपी की श्रीनगर में भी आज मीटिंग थी, और महबूबा मुफ्ती की सरबराही में श्रीनगर में आज की मीटिंग के दौरान कई शहरशाह खास की शख्सियात ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन रिजॉइनिंग या शमूलियत के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, और उसमें बड़े नाम भी लिए जा रहे हैं। और इन बड़े नामों में अभी तक हतमी तौर पे क्या कुछ निकल के आया कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बताया जाता है कि अगले 2 दिन पीडीपी के लिए इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन 2 दिनों में आखिरी नतीजा या आखिरी फैसला लिया जाएगा कि कौन कौन आया और कौन कौन जगह पाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सारे के बीच में कुछ और जमातों के नाम भी लिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उसकी पार्टी के लगभग आधे से दर्जन से ज़ायद लोग जो है वो कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और ख़बरें ये भी निकल के आ रही है कि ताज मुहिद्दीन समेत अब्दुल मजीद वानी और दूसरे लोग जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के आज़ाद साहब का साथ छोड़कर कांग्रेस में वापस शमूलियत इख्तियार करें। अगरचे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है उन्होंने इन खबरों की पूरी तरह से तरदीद करते हुए बताया कि ये सब कांग्रेस का उड़ाया हुआ खेल है और कांग्रेस ये खेल खेल रही है। ताहम कुछ हल्के बता रहे हैं कि कुछ डिफरेंसेस थी, और कुछ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडरान भी बता रहे थे कि कुछ डिफरेंसेस थी, कुछ दूरियां थी, उनको खुद आज़ाद साहब ने
अब निपटा लिया है, यानी कोई इधर उधर नहीं हो रही। लेकिन कुछ लोगों का जो पीडीपी में शमूलियत के हवाले से खबरें आ रही हैं, उस हवाले से क्या कुछ सूरत-ए-हाल है। अब्दुल मजीद पडर ये पीडीपी में एमएलए रह चुके हैं, कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इनका ताल्लुक है। सीधा मोनी के पास चलते हैं। पडर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल मजीद पडर मुझे बराह रास्त ज्वाइन करेंगे। पडर साहब, अब्दुल मजीद पडर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 पडर साहब, कुछ खबरें हैं कि ज्वाइनिंग हो रही है पीडीपी में। आपके हवाले से भी खबर है, कहा जा रहा है कि आप ये जो अपनी पार्टी है उसको छोड़ के अब पीडीपी वापस ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है, जरा हमारे नाजरीन को बताइएगा। क्या आपसे कोई राब्ता हुआ है? हेलो अब्दुल मजीद पडर साहब, पीडीपी की मीटिंग है, पीडीपी के हवाले से खबरें आ रही हैं। पडर साहब, अब्दुल मजीद पडर से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा है। चलिए पडर साहब, आप तक आवाज आ रही है तो बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को। आप तक मेरी आवाज नहीं आती है? आप बताइएगा क्या है आपकी आवाज, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? हम 4G 5G के ज़माने में चल रहे हैं, हम तरक्की याफ्ता मुल्क की बात कर रहे हैं, और हमारे सिस्टम का, हमारे टेलीफोन लाइन का हाल अहवाल कुछ आज आपको नज़र आ रहा है। कोशिश करते हैं दोबारा उनसे रब्ता हो। पडर साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज आ रही है लेकिन सनम की आवाज नहीं आती है। ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा ना, क्या आपसे कोई रब्ता हुआ है? किस चीज का? क्या पीडीपी के किसी लीडरशिप से आपका राब्ता है? क्या उन्होंने आपसे राब्ता कायम किया है? क्या आपने उनके साथ राब्ता कायम किया है? नहीं सनम, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तो अपनी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, बुनियादी मेंबर हूं, तो पीडीपी से कोई मेरा लेना देना नहीं है, तो मेरे साथ कौन राब्ता करेगा? ये तो यूं ही हवा में उन्होंने गेंद फेंकी है। सुबह सुबह सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, आपका नाम आ रहा था जो पीडीपी में शामिल हो रहे हैं। क्या वाकई में आप कहीं पे जा रहे हैं? बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इस बात का कंडेम करता हूं। जिसने भी ये कहा है, जिसने भी ये लिखा है, ये सरासर झूठ है। ये उन लोगों की कारस्तानी है। हम अपनी पार्टी पर अपनी जगह मुस्तकम है, और हमारी पार्टी जितनी भी है अपने दमखम पर बिल्कुल इस वक्त भी खड़ा है। आपसे किसी ने राब्ता कायम किया? बिल्कुल मैंने किसी से राब्ता कायम, यानी मेरा राब्ता जो है सिर्फ अपनी पार्टी के साथ है। तो अपनी पार्टी में किसी और के साथ इस तरह की बातें होती हैं कि चलो छोड़ देते हैं, अब पिछले इंतखाबात में हमें कोई वोट ही नहीं मिला, पार्लियामेंट में हमारी सिचुएशन जो है उस तरह की नहीं रही, तो क्या ऐसी कोई बातें होती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें क्यों नहीं वोट मिले? हमें वोट मिले, हमने 1.5 लाख वोट लिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी अभी नई पार्टी है, 4 साल से बनी हुई पार्टी है, लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पर पार्टी आई है। तो लिहाजा हम अपने पार्टी के नाम पर, अपने दमखम पर इस वक्त भी खड़े हैं। मैं अपनी पार्टी के कुछ लीडरान से बात कर रहा था तो बताते कि बीजेपी के साथ जो राब्ता जोड़ा गया अपनी पार्टी का, उससे बड़ा नुकसान हुआ, और आगे भी नुकसान हो सकता है अगर बीजेपी के साथ टैग रहा। तो क्या आगे भी बीजेपी की हिमायत लेने की कभी सोच सकते हैं आप? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जो हमें टैग लगा है बीजेपी का, लेकिन हमने डे फर्स्ट से उसको खारिज करने की कोशिश की है। हमें बीजेपी के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। हमारी पार्टी अपनी पार्टी है, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से, बीजेपी की गलतफहमी की वजह से, बीजेपी के गलत करने की वजह से उन्होंने जो हमें टैग लगाया है, तो लोगों ने शायद उस पर हमारे ऊपर नाराजगी जाहिर की है। हम भी ये समझते हैं। आप बी टीम तो थे, आपके बारे में तो आमतौर पर बताया जाता था कि बी टीम है, उसका बिल्कुल बताया जाता है, लेकिन हम उस चीज को भी कंडेम करते हैं। हम बी टीम नहीं है, अपनी पार्टी अपनी जगह पर है। ये एक लोकल पार्टी है, जिस तरह पीडीपी है, जिस तरह नेशनल। लेकिन पडर साहब, पहले दिन से आपको यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने बी टीम बताना शुरू किया, आपने उसके खिलाफ कोई महाज नहीं, कोई नैरेटिव नहीं बनाया, क्या वजह रही? बिल्कुल, हमने डे फर्स्ट से कोशिश की है, लेकिन ये उन जमातों की कारस्तानी है
इन लोगों को अपना बी टीम बनना याद नहीं रहा है। अगर बीजेपी की हम बात करेंगे तो बीजेपी को यहाँ लाने में पीडीपी का अहम रोल है। ये तो मुफ्ती मोहम्मद सईद आन जहानी ने बीजेपी को यहाँ लाया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों बोल जाते हैं कि उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी के हुकूमत में वो मिनिस्टर रहे हैं, तब वो बी टीम नहीं बने हैं। लेकिन ना हमें बीजेपी के साथ कोई लेना देना है। ये उन लोगों की कार्यस्थानी है हमारे ऊपर। ये जो कीचड़ जो उन लोगों ने लगाई है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद पटवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ टेलीफोनिक खराबी की वजह से हम इब्तदाई तौर पर इनकी आवाज़ आप तक सही तौर पर नहीं पहुंचा सके, लेकिन आपको नाज़रीन बताई कि और भी मामलात हैं और इन मामलात में कुछ और भी हो सकता है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक छोटा सा तिजारती वक्फा, आपको बताएंगे कि खबरें आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खबरें हैं मास्टर ताराचंद भी क्या नरगे में आ रहे हैं, ये ब्रेक के बाद बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा तिजारती वक्फा। हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का, ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट। बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम एजाज के साथ लज्जत मसालों के ताउन से आप तक प्रोग्राम दिन भर पहुंचाया जा रहा है। तो अब जरा दूसरे मामलात में जम्मू में एसीबी की आज की कार्रवाई, वीडियो के दर घर के दफ्तर घर पर छापा, कई घंटों तक छापेमारी की गई, कुछ खसूसी दस्तावेजात जो हैं वो जब्त की गई हैं और ये सारा मामला जो बताया जाता है कि प्रॉपर्टीज एसेट्स जो है वो सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा के मामला थे और उनमें वीडियो से पूछताछ भी एसीबी ने की है, लेकिन ईडी भी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक ईडी जो है साबका नायब वज़ीर आला मास्टर ताराचंद जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है के बारे में पूरी तरह से जानकारी भी हासिल कर रही है और सबूत भी इकट्ठा कर रही है। ख़ुसूस ज़राए के मुताबिक मास्टर ताराचंद जब जम्मू कश्मीर की सरकार में नायब वज़ीर आला थे और तब उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एसेट से ज़्यादा उनके पास जो सोर्स से ज़्यादा उनके पास एसेट्स हैं। कुछ तकर्रियों के भी तब सवाल उठे थे और उनके अपने जो पीआरओ थे, पीए थे केवल कुमार, उनने बाज़ाब्ता तौर पे मीडिया में आके उन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कई तरह के संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे। उन्हीं इल्ज़ामात के पस मंज़र में ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है और माना जा रहा है कि ईडी के लोग पूरी तरह से तफ्तीश कर रहे हैं और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ खुफिया दस्तावेजात भी ईडी के हाथ लगी है, कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड भी ईडी के हाथ लगा है और माना जा रहा है कि असम्बली इंतखाबात से पहले ही जम्मू कश्मीर में
सरकार के साबका सरकारों के एक बड़े वजीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। ये ईडी का मामला, लेकिन कल ही की बात है, शुक्रिया की तहरीक पर, खुतबे की तहरीक पर जवाब देते हुए, समेटते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पर जब अपनी तकरीर की तो उन्होंने 3 रियासतों के इंतखाबात की बात की जहां इस साल इंतखाबात होने जा रहे हैं। उन 3 रियासतों के इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोई नाम नहीं लिया, जम्मू कश्मीर का कोई हवाला नहीं दिया। जहां सियासी हलकों में कुछ लोग ये भी बता रहे कि उनको शायद उनके दिमाग से ये बात उतर गई उस वक्त, लेकिन आमतौर पे वज़ीर-ए-आज़म के सामने जो भी वज़ीर-ए-आज़म इस तरह के माहौल में बात करते हैं वो सरकार की तरफ से उनके लिखी हुई पर्ची पे लिखी हुई तकरीर होती है, उसमें स्किप होना सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। तो बाज़ाब्ता तौर पे हल्के कुछ ये भी बता रहे हैं कि शायद नई दिल्ली जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से अपना मन जो है वो बदल चुकी है। एक तरफ खुद वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले हफ्ते जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा कि अब की बार जम्मू कश्मीर की आवाम को भी सालों बाद अपने हक रायदही के इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। वहीं अब कल उनके शुक्रिया की तहरीक पर जो जवाब उन्होंने दिया उसमें जम्मू कश्मीर का इंतखाबात के हवाले से नाम लेने पर कई के कान खड़ा हुए हैं और कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के लिए दिल्ली पर तोल रही है और उनकी तैयारियों को हतमी शक्ल भी दी जा रही है। एक तरफ से बल्दियाती इदारों की हदबंदी भी की जा रही है और हदबंदी अगर बल्दियाती इदारों के आखिरी मराइल में है और हदबंदी जो ही मुकम्मल होगी उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में जो DDCs, BDCs, पंचायत और कौंसल्स के इंतखाबात होंगे और माना ये भी जा रहा है कि दिल्ली जो है वो इन इंतखाबात के ज़रिए म्यूनसिपल इंतखाबात या DDC, BDC इंतखाबात के ज़रिए ग्राउंड सिचुएशन को एसेस करना चाहती है। उसके बाद ही अगर उन्हें मौके मिले या ये इंतखाबात अपने मौका के मुताबिक मिले तो उसके बाद ही असम्बली इंतखाबात के बारे में दिल्ली सोच सकती है। फ़िलहाल माना यही जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से, असम्बली इंतखाबात के हवाले से कुछ हल्के बता रहे हैं कि शायद फिर ब्रेक लग सकता है। क्या वाकई में ऐसा होगा इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में जम्मू कश्मीर का इंतखाबात के हवाले से नाम न लेना कई सवालात को जन्म भी दे रहा है। और जम्मू कश्मीर इन सवालात के बीच में एक और सवाल है और वो है जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर की सूरत हाल और जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों की सूरत हाल। और जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर पिछले दिनों की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बड़ी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज पहुँचे हुए थे और जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान उनने खित्ते पीर पंचाल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। पुंछ के फॉरवर्ड पोस्ट पे भी उन्होंने नज़र रखी और पुंछ के दगवार से लेकर दूसरे इलाकों पर नज़र रखते हुए बड़ी फौज के सरबराह ने चीन के मामलात पर भी बात की और यहाँ उन्होंने सूरत हाल के हवाले से ये भी बताया कि दरअंदाजी को रोकने के लिए और मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ पूरे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि मुल्क को खारजा सतह पर कई चैलेंजों का सामना है, ताहम मुल्क की फ़ौज इन सभी से निपटने की पूरी सलाहियत भी रखती है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, आज बाद दोपहर यानी शाम के करीब त्रार शरीफ के इलाके में एक स्कूल बस को एक हादसा पेश आया। ताहम ऊपर वाले के रहम बना रहा, ऊपर वाले का करम बना रहा कि इस हादसे में सभी बच्चे जो हैं सही सलामत रहे। इस स्कूल बस के बारे में बताया जाता है कि एक्सकर्शन को गई थी लेकिन ड्राइवर अपना काबू खो बैठा और गहरी नाई में जा गिरा। ताहम ये मुकामी स्कूल था और मुकामी स्कूल के सभी बच्चे जो हैं वो सही सलामत हैं, किसी को कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है, सब पे ऊपर वाले का करम बना रहा। ये स्कूल बस के हवाले से खबर, लेकिन आग लगने के वाक़ात जो हैं वो लगातार पेश आ रहे। कल सुबह ही हमने आपको अनंतनाग में हौलनाक आग के हवाले से खबर दी थी। बाद दोपहर हमने आपको बताया था कि श्रीनगर के पारिमपुरा के इलाके में भी आग की हौलनाक वारदात हुई है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा शहर ख़ास के इलाके में एक मस्जिद और आसपास की बस्ती में नजर आतिश हुई थी और उससे पहले ईदगाह के इलाके में एक आस्तान आलिया को भी नजर आतिश किया जाने का कहा गया था। लेकिन आज भी ईदगाह के इलाके में ही आग की हौलनाक वारदात पेश आई है और इसमें एक मस्जिद और उसके साथ साथ 2 रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है।
ईदगाह की आग लगने के इस वाक़े में बताया जाता है कि ईदगाह में जो आग लगी, ये वाक़ा जो है मस्जिद से ही आग शुरू हुई और उसके बाद इसने आसपास के कुछ मकानों को लपेट में लिया। ताहम फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के अमले की बरवक़्त कार्रवाई और मुकामी नौजवानों की हिम्मत और हौसले से इस आग को फौरी तौर पे काबू पाया गया, जिससे जिस पूरे इलाके में जो आग की वारदात थी वो फैलने से बच गई। इससे पहले सुबह सुबह पुंछ के इलाके से भी खबर आई कि पुंछ में भी एक बस्ती में एक आग लगने के वाक़े में एक मकान जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचा। ताहम यहाँ भी फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के अमले की मेहरबानी और मेहनत से आग पे फ़ौरन काबू पाया गया, वरना मुकामी लोग ये बताते थे कि अगर आग पे फौरी काबू नहीं पाया जाता तो ये आग बड़ा नुकसान कर सकती थी। आग के ये वाक़ात पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहे हैं। आसिया नकाश PDP की सीनियर लीडर आज आग की जो आतिशबाजी का वाक़ा ईदगाह श्रीनगर में पेश आया उसका जायज़ा लेने के लिए वहाँ डार्स बनाने के लिए खुद गई हुई थी और PDP लीडर आसिया नकाश ने यहाँ लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मामला जो है वो इंतज़ामिया तक, हुकाम तक उठाएंगे। लेकिन आग लगने के वाक़ात जो हैं ये संगीन वाक़ात होते जा रहे हैं और आग लगने के इन वाक़ात में कोशिश हमारी भी है कि आग की वारदातों का जो ना थमने का सिलसिला है ये जारी कैसे हो रहा है। आग बुझाने की कार्रवाई तो सही है, लेकिन आग की जो वारदातें बढ़ रही है इससे सभी को तशवीश लाक हो गई है और आग के बुझाने के साथ साथ आग से बचाव के तरीक़ों को लोगों को शायद पूरी जानकारी आज भी नहीं है। आग की वारदातें हो रही हैं, मौसम बड़ा हुआ है, मौसम गर्मी जो है तपता मौसम है और इस तपती मौसम में बरकी रौ भी एक बड़ी वजह हो जाती है जिससे आग के वाक़ात रोनमा होते हैं। और पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 20 के करीब रिहायशी मकान, 10 के करीब दुकानें, एक सरकारी स्कूल और 2 मस्जिद शरीफ आग की वारदातों में खाकस्तर होने की खबरें हैं। लाखों रुपए की मालियत का साज सामान तबाह हुआ है। कई कुंबे खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हुए हैं और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि इन वाक़ात से हमें नजात कैसे मिल सकती है, इस पे हमें खुद गौर खोज करना पड़ेगा। और नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें कि डूबने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। सोपोर के नथीपोरा के इलाके में आज एक नौजवान वाडुरा पुल के पास दरिया में डूब गया है और उसकी शिनाख्त एहतशाम शफ़ी वल्द मोहम्मद शफ़ी लोन साकिन नथीपोरा बुमे के बतौर हुई है। ये वाडुरा के करीब नाले पोहरू में नहाते हुए डूब गया है। तो इसके साथ ही आज का दिन भर इतना ही। आज के दिन भर से मुझे दीजिए इजाज़त और रब्बे कायनात की मर्ज़ी। फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखें अपना ख्याल, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।